आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब हमारे बीच मौजूद हैं सुधा यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं और बहुत सीनियर बीजेपी की लीडर हैं। मैम, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको मंच पर अगले पैनल के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। और हम चाहेंगे कि आपके भी जो एक्सपीरियंस है हम उन्हें सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में आत्मसात करने की कोशिश करें और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिले। मैं अपनी सहयोगी खुशबू को मंच पर इस पैनल को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे महिलाएं नज़र आ रही हैं, और यही शायद जो ये कार्यक्रम है उसको ख़ास बनाता है। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधा यादव जी, एक भारतीय राजनीतिक हैं, शिक्षाविद हैं, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं। तो मैम आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया भी। और मेरा पहला सवाल मैम यही है कि आज जब आप इस पद पर पहुंच गई हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप इस पद पर यूं ही पहुंचे, एक लंबा संघर्ष रहा है आपके पीछे। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूं कि जब आप इस पद पर पहुंच गई तो आप हमें ये बताएं कि आज जो महिलाएं, जो युवा महिलाएं भी और जो आपके समकक्ष भी हैं और चाहती हैं कि वो इस तरह की नीतिगत निर्णय लेने वाली जगह पर आ जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौती क्या है? देखिए, अभी मैं अपने से पूर्व जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छुआ है, उन 3 महिलाओं को सुन रही थी जी। और ऐसी कोई महिला नहीं है जो बिना संघर्ष के और बिल्कुल आसानी से ऊपर पहुंच गई हो। महिलाओं के जीवन में अनेक संघर्ष हैं, परिवार और समाज और अपने कार्यस्थल, तीनों के अंदर सामंजस्य बना करके आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि महिलाओं के योगदान को, खास तौर से फाइनेंशियल योगदान को, इस देश के अंदर कभी भी काउंट ही नहीं किया गया। अब हम थोड़ा थोड़ा काउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी हम ये कहते हैं कि जीडीपी के अंदर महिलाओं का 18% योगदान है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाएं काम करने लग रही हैं, जो महिलाएं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रही हैं, जो महिलाएं हाउस हेल्प के रूप में हमारा काम करने लग रही हैं, या जो महिलाएं खुद गृहिणी बनकर के काम कर रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी कभी काउंटिंग ही नहीं शुरू हुई। अगर उसकी काउंटिंग शुरू होगी तो समझ में आएगा कि महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। जिस राजनीति की फील्ड में मैं हूं, इस फील्ड में एक अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। ये क्योंकि पुरुषों के डोमिनेंस का फील्ड रहा और उस डोमिनेंस के अंदर महिलाओं को स्थान बना करके और आगे बढ़ना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। कुछ काम सरकारों ने भी करा कि उन्होंने लोकल बॉडी के अंदर या पंचायती राज के अंदर महिलाओं को आरक्षण देकर के अनेक बहनों को बाहर निकल करके काम करने का अवसर दिया, और उनकी सोच में समझ में आया कि महिलाएं भी सरपंच बनकर के एक अच्छा काम कर सकती हैं। एक सरपंच को अभी यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। बिल्कुल। एक बहन को सम्मानित करा ड्रोन दीदी बनकर, जिसको प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिला है। तो उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार काम किया है। पॉलिटिकल फील्ड के अंदर बहुत कम ऐसी कमेटियां होती हैं जिनमें निर्णायक भूमिका में महिलाओं को आगे लाया जाता है। अब बदलाव है, और बदलाव इसलिए है कि महिलाओं ने हर क्षेत्र के अंदर अपना लोहा मनवाया। हमने जब उनको अवसर दिया
काम करने का मौका दिया, तो ऐसी कोई फील्ड नहीं बची जिसमें महिलाओं ने काम नहीं किया। शायद इसीलिए पुरुष डरते भी हैं कई बार कि अगर यहाँ पे महिलाएं आ जाएंगी तो हमें ही खत्म कर देंगे। नहीं, उनको डरना नहीं चाहिए, उनको ये मानना चाहिए कि संविधान में सबका बराबर का अधिकार है, महिलाओं के अंदर क्षमताएं हैं, और हम कुछ खैरात में नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत से पा रहे हैं। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कही है कि महिलाओं को प्रूव करने में डबल मेहनत लगती है। पुरुषों के छोटे काम को रिकॉग्निशन जल्दी है, महिलाओं के काम को बहुत बाद में। आज फाइटर जेट उड़ा रही है महिलाएं, आज बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के सुरक्षा देने लग रही है इस देश को महिलाएं। आज विज्ञान के अंदर देखो, जब हमने सैटेलाइट छोड़ा तो वो वैज्ञानिक महिलाएं जो बैठ करके रात दिन काम कर रही थी, तो कोई क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है। जी बिल्कुल, शर्त है कि उनको अवसर दिया जाए, उनको क्या उनके काम को पहचान दी जाए और उनको आगे बढ़ाने में काम किया जाए। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप इस पद पर हैं और हरियाणा जैसी जगह जहाँ पर मतलब हरियाणा क्या, मुझे लगता है पूरे देश में ही महिलाओं से आज भी शायद एक वर्ग ये उम्मीद करता है महिलाएं चांद पर जाएं, लेकिन उससे पहले 2 पराठे और चाय बनाकर चली जाएं। मतलब अगर हम तैयार होकर निकल रही, इतना टाइम लगता है महिलाओं को तैयार होकर निकल रही, तो अच्छे भी तो हम ही लग रहे हैं। आप 2 घंटे के बाद भी निकलेंगे तो आप वैसे ही लगेंगे। तो ये तो सोच का फर्क है, ये कैसे दूर किया जाए? क्योंकि आप उस जगह पर है जहां पर आप निर्णय लेती हैं, आपको वो क्या चेंजेस लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है करने की समाज में अभी भी? देखिए, मैंने कहा कि समाज में, परिवार में और अपने वर्क फील्ड में सामंजस्य बिठाने का काम महिलाएं करती हैं, और इस सामंजस्य को पुरुषों को समझना चाहिए। और शुरुआत होती है घर से। जी। जब हम घर से उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं, तभी वो बाहर जाकर के काम कर सकती हैं। अगर हम पीसफुल माइंड से बाहर जाएंगे और समाज के अंदर काम करेंगे तो हम ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। और पीसफुल कब होंगे? जब घर के अंदर वातावरण अच्छा मिलेगा। तो जब महिलाएं ये सामंजस्य बिठा सकती हैं, तो यही सामंजस्य पुरुषों को भी बिठाना चाहिए कि वो कोऑपरेटिव बने, उनकी क्षमताओं को पहचाने, उनके पीछे खड़े रहे। जैसे हम कहते हैं कि किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ है, ये बड़ी लोकोक्ति रही है। तो अब होना क्या चाहिए कि महिला की उपलब्धि के पीछे भी पुरुषों का हाथ होना चाहिए। मतलब ये दोनों का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है, और उसमें पुरुषों को इस बात को समझ करके अपने घर के अंदर वातावरण को बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकारों ने इस वातावरण को बदलने का प्रयास किया है। और मैं देखती हूँ कि 2014 में जब मोदी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने शुरुआत ही महिलाओं के जीवन के उत्थान के साथ में शुरू करी। चाहे वो जनधन अकाउंट लगाइए, चाहे वो मुद्रा लोन लगाइए। पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं के नाम पर घर की चाबी दी, ताकि वो सामाजिक दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ताकि कोई भी पुरुष आकर के उसको गेट आउट करने की हिम्मत ना कर पाए, और वो अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ड्रोन दीदी का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने फाइटर जेट जैसे आज सेना ने उनको मौका दिया है, ये मौका उनको दिया। जो स्टार्टअप की फील्ड है, उस स्टार्टअप के अंदर भी सरकार ने तय करा कि अगर एक डायरेक्टर महिला होगी तो सरकार उसको कम ब्याज के ऊपर स्टार्टअप का लोन देने वाली है। ये स्टार्टअप में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अभी नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए, ताकि राजनीति के क्षेत्र में 33% महिलाएं अपने बूते पर चुनाव जीत करके आए, और लॉ मेकिंग कमेटी के अंदर बैठ करके जो नियम, कायदे, कानून बनने चाहिए उनमें अपनी सहभागिता निभा सके। ये अभी मुझे लगता है कि 2029 का वर्ष हम सब के लिए बहुत अच्छा वर्ष आने वाला है, और नई नई महिलाओं को, नई नई बच्चियों को अनेक अवसर इसके अंदर मिलेंगे। वो अपनी क्षमताओं को भी एक्सप्लोर करेगी, और देश के लिए क्या उचित है उसमें भी
अपना इनपुट देने का वो काम करेंगे। अच्छा मैम, मतलब क्योंकि सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जो लड़कियों को ध्यान में रखकर, महिलाओं को ध्यान में रखकर, जैसा कि आप भी कह रही हैं, रखा गया, उनके आत्मसम्मान के बारे में सोचा गया कि हाँ, घर की चाबी उनके हाथ में होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो कौन सी सबसे बड़ी योजनाएं रही हैं जो महिलाओं के लिए गेम चेंजिंग साबित हुई हैं? देखिए, क्योंकि शुरुआत होती है जहां हम महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाते हैं। हाँ। और जीवन स्तर बढ़ाने का अर्थ है कि वो महिलाएं जिनमें क्षमता तो थी लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था। जीवन स्तर बढ़ाने का मतलब है कि गरीब परिवार की या गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाली महिलाओं को जब उनको हमने अवसर दिया कि आपका जनधन अकाउंट होगा, आप 10,000 के लोन के ऊपर भी अपना एक समूह बना करके काम कर सकती हैं मुद्रा लोन के माध्यम से। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी प्रमोट करा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट महिलाएं शुरू से बनाती थी। आप हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में देखोगे तो कोई पंखी बनाने का काम करता था, कोई वो चपाती रखने का प्रोडक्ट बनाते थे, उनको मार्केट देने का भी काम किया। तो जब हम सामान्य महिला के जीवन स्तर को बदलने का काम करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, तब वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा करके, पढ़ा करके और आगे लेकर के जाते हैं। और हरियाणा वो प्रांत है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया गया, ताकि बेटियों को बढ़ाओगे तो समाज में जीवन स्तर बदल जाएगा। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों के अंदर परिवर्तन लाने का काम करती है, और जब धीरे धीरे परिवार बदलते हैं तो समाज के अंदर परिवर्तन। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी था मेरा, आज के समय में आप क्या मानती है आर्थिक रूप से मजबूत होना एक महिला के लिए कितना जरूरी है? मतलब क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है एक महिला के लिए कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि महिलाओं के आर्थिक योगदान को कभी आंका नहीं गया। हाँ। और अब ये जरूरत है कि उसकी काउंटिंग हो, चाहे वो गृहिणी हो और चाहे वो हाउस हेल्प हो, उसके योगदान को गिनने की जरूरत है। क्योंकि बहुत आसान होता है ये कह देना कि सारा दिन तुम क्या करती हो। हाँ। सारा दिन क्या करती हो ये बहुत आसान है, लेकिन सारा दिन का अगर कोई करके देखेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या करते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से महिला सक्षम हो, तभी इतनी सारी योजनाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही है। मुद्रा योजना भी उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है। और जीडीपी में उनका क्या योगदान हो, इसका मैं फिर यही कहूंगी कि शुरुआत हुई है लेकिन बहुत आगे अभी जाना है। उद्यम पोर्टल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 3.5 करोड़ महिलाएं फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1.5 करोड़ के महिलाएं वो हैं जो इनफॉर्मली है इसमें। वो रोजगार दे भी रही है, लेकिन अभी बहुत सारी हर्डल्स की वजह से वो रजिस्टर करके अपने योगदान को बता नहीं पा रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो दूसरों को रोजगार देने का काम कर रही है, उनको भी रिकॉग्निशन अगर मिलेगा तो सब महिलाएं थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो काम करना आसान। ठीक है। अच्छा मैम, एक बात ये भी है कि अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शायद जो क्राइम वगैरह होता है उसका भी रेशियो कम होता है, क्योंकि जब एक महिला है ना, और आप, क्योंकि मैं आपके बारे में ये भी पढ़ रही थी कि आप जमीनी स्तर पर जाकर कामों को बढ़ावा देते हैं, इसके अलावा आपका जनता से सीधा संवाद होता है। जब आप जनता से सीधा संवाद करती तो वो क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि इस विषय पर काम करना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं 1999 में महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद बनी। हाँ। और उस जिले को हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कहते थे। हाँ। पिछड़ा हुआ था क्योंकि पानी की कमी थी। एक वक्त की मतलब सीजन एक फसल का ही होता था वहां पर, बारिश आधारित था, तो लोग पिछड़े हुए थे। उस समय जब मुझे गांव के अंदर जाकर के लोगों से संपर्क करने को मिला तो मुझे 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान आई, जिसमें मैंने अपने सांसद फंड का उपयोग भी करा। एक विषय तो ये था कि लड़कियों के जो स्कूल्स थे, हाँ, हमारी सोच में ही नहीं था कि उन विद्यालयों के अंदर शौचालय होना जरूरी है। मैं गांव के लोगों से कहती थी कि तुम गलियों का पैसा मांगते हो, हाँ, तुम किसी और का पैसा मांगते हो,
लेकिन कभी तुमने सोचा कि 7-8 घंटे स्कूल में रहने वाली बच्चियां और लेडी टीचर्स कहां पर शौचालय के लिए जाएंगी? इस दिशा में आपने सोच नहीं बनाई। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि 95 स्कूल महेंद्रगढ़ जिले के और 45 स्कूल रेवाड़ी जिले के ऐसे थे जिसमें मैंने अपने फंड का उपयोग ही सिर्फ शौचालय लड़कियों के विद्यालय में बनवाने के लिए किया। दूसरा विषय मुझे ध्यान में आता था कि महिलाओं को पीने के पानी की सुविधा बहुत कम है। बहुत दूर से सिर पर पानी ढोकर के लाना पड़ता है, जहां पर ग्राउंड वाटर 250 फुट से नीचे जा चुका। तो उनको पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और महिलाएं दो ही बात कहा करती थी कि हमारे गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड करा दो ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सके और पानी का इंतजाम करा दो तो हम और ज्यादा काम करके कर सके। ये उनकी इच्छा थी। वो पढ़ाना भी चाहती थी, पढ़ना भी चाहती थी और इन कठिनाइयों से बाहर भी आना चाहती थी। आज तो इतने 26 वर्षों के अंदर बदलाव आ गया। अब तो हर घर नल हो, नल से जल हो, इस परिकल्पना को साकार करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज महिला शिक्षा को भी आगे बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिला कॉलेज बने, इसकी व्यवस्था भी सरकारें कर रही है। मेडिकल कॉलेजेस बने, इसकी भी व्यवस्था कर रही है। नर्सिंग कॉलेजेस बने, इसकी भी व्यवस्था कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ है। तो हम अवसर देने का काम कर रहे हैं। और एक मानसिकता अभी लोगों की भी बदली है कि हमको अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देना चाहिए और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक सफल आयोजन था सेल्फी विद डॉटर कि लोगों ने उस आयोजन को करा और आगे बढ़ाने का काम किया। ये फील्ड कठिन फील्ड है, लेकिन कठिन होने के बावजूद भी अगर संकल्प मजबूत है तो सब कुछ आसान है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इस सेशन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे फिर सौरभ ओवर टू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना कीमती समय देने के लिए। और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है ये मैम ने बताया और कैसे संघर्षों को पार करते हुए, कैसे संघर्षों की बेड़ियों को पार करते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज कैसे छोटे छोटे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रही हैं, ये इसकी वानगी है। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक शेर के साथ। झुककर सलाम करता है समय भी उस नारी को जिसने हर मुश्किल में खुद अपनी राह बनाई है। वो सिर्फ घर नहीं पूरे समाज की पहचान है और उसी के दम पे हर नई सुबह मुस्कुराई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें